यूकेपीएससी फिजिक्स लेक्चरर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले सभी प्रतिभागियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट सेंटर एंड एक्सियल पॉइंट एंड बायो-सेवार्ट लॉ एप्लीकेशन में वायर वाले केस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, आप लोगों को डेफिनेटली सफलता मिलेगी। तो आज ज़्यादा बात न करते हुए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। देखिए आज मैंने लिया है थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर कॉइल्स। तो इसमें पहला केस देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स कैरिंग सेम करेंट्स इन द सेम डायरेक्शन और वो भी क्लॉकवाइज, यानी कि दो समकेंद्रित यानी कि जिनका समान केंद्र हो, दो समान केंद्र वाली वृत्ताकार कुंडलियां जिनमें समान विद्युत धारा समान करंट आई फ्लो हो रहा हो और सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो, जैसे दोनों में क्लॉकवाइज है, तो इनके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। आपको एग्जाम में ऑप्शन दिए रहेंगे 4, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, जो हम आंसर लिखेंगे वही ऑप्शन होगा, बाकी गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हमको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इनका एडिशन होगा। तो यहाँ पे देखिए हम ये तो जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है किसी सर्कुलर कॉइल जिसकी रेडियस r हो और उसमें करंट I हो, और यदि n टर्न्स हो तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट Ni/2r। यहाँ पे एक ही टर्न्स हैं, कोई टर्न्स वाली बात नहीं करिए, तो म्यू नॉट I/2r वाला फॉर्मूला लगेगा। डायरेक्शन हम देखेंगे तो देखिएगा जो r1 रेडियस वाली जो सर्कुलर कॉइल है, इसमें I करंट के कारण इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा ये हो जाएगा म्यू नॉट I/2r, ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमको देखनी पड़ेगी। 2r की जगह पर 2r1 हो जाएगा, क्योंकि तो इसकी रेडियस जो है हमारे पास r1 रेडियस है। डायरेक्शन के लिए मैंने क्या बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपको किसी सर्कुलर कॉइल में अगर सर्कल के फॉर्म में अगर कहीं पे करंट दिख रहा है तो आप करंट की डायरेक्शन में अपने दाएं हाथ की इन 4 अंगुलियों को ऐसे मोड़िए करंट की डायरेक्शन में। कभी ऐसे मोड़ना पड़ सकता है, कभी ऐसे मोड़ना पड़ सकता है, कभी ऐसे मोड़ना पड़ सकता है, या कभी ऐसे मोड़ना पड़ सकता है, डिपेंड करेगा करंट कैसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे अगर करंट की डायरेक्शन में इन 4 अंगुलियों को मोड़ते हैं, जहां आपका अंगूठा जाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहां देखिएगा इस वाले केस में करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में अपने हाथ की 4 अंगुलियों को मोड़िए तो मेरा अंगूठा अंदर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। जब आप अपने कॉपी में करेंगे, कॉपी में तो आप डायग्राम ऐसे बनाएंगे, तो कॉपी में आप ऐसे मोड़ेंगे, देखिएगा ऐसे आप अपने हाथ को मोड़ेंगे, आपका अंगूठा नीचे की ओर जाएगा, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के अंदर है, आपकी कॉपी में वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से। ये क्रॉस का मतलब हमारे पास क्या है, इनवर्ड्स है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, वर्ड यानी कि हम बोले वर्टिकली डाउनवर्ड्स इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। क्लियर हुआ। अब ऐसे ये वाली कॉइल देखिए R2 रेडियस की कॉइल है, इसमें करंट I के कारण इसके जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा ये तो हो जाएगा म्यू नॉट I/2r2 हो जाएगा। डायरेक्शन देखिए, इसमें भी करंट कैसा है, सेम डायरेक्शन में लिया है और क्लॉकवाइज ही है, क्लॉकवाइज ही है, तो ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे घुमा देंगे इसी डायरेक्शन में, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की ओर जा रहा है, तो यानी कि ये भी क्रॉस है, यानी कि इनवर्स है। ठीक है, तो अब दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। अगर कोई दो वेक्टर अगर हम हमारे सेम डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, आपने पढ़ा है R = फॉर्मूला पढ़ा है ना, √a² + b² + 2ab cos थीटा पढ़ा है। अगर सेम डायरेक्शन में हो तो थीटा 0 हो जाएगा, थीटा 0 तो cos 0 1, cos 0 1 होगा तो क्या बनेगा, √a² + b² + 2ab बन जाएगा। इसके बाद तो फिर ये क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a + b, यानी कि दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं उनका मैग्नीट्यूड डायरेक्ट ऐड हो जाता है, यू नो वेरी वेल। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अगर हम रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड की बात करें तो b नेट क्या हो जाएगा, b1 + b2, तो b नेट हमारा हो जाएगा b1 है म्यू नॉट I/2r1 प्लस म्यू नॉट I/2r2। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से म्यू नॉट I/2 कॉमन ले लीजिए, 1/r1 + 1/r2, ये हमारे पास b नेट आया, b नेट का मैग्नीट्यूड। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, भाई उसी डायरेक्शन में होगी जहाँ ऐड हो रहा है दोनों का क्रॉस।
तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ हम तो इसकी डायरेक्शन हम कहाँ लिख देंगे, आगे हम लिख देंगे वर्टिकली डाउनवर्ड्स इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो जाएगा इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, या हम इसको कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको शॉर्ट में, इनवर्ट्स, इतना नहीं लिखेगा एग्जाम में, इनवर्ट्स या आउटवर्ड्स, तो इनवर्ट्स हो जाएगा। आप इसको समझ गए होंगे। अब कभी कभी इस ऑप्शन को कैसे दे देता है, वो 4 पाई के टर्म में दे देता है, वहाँ उससे कुछ नहीं घबराना है हमको। देखिए बी नेट इक्वल टू ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो क्या बन जाएगा साहब, देखिए म्यू नॉट अपॉन 2 को 2 पाई से इंटू करेंगे तो 4 पाई बन जाएगा सर, और ऊपर बन जाएगा आपका 2 पाई आई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, इस फॉर्म में आ जाएगा। ये आपका इनवर्स ही रहेगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ये कोई एक ऑप्शन दिया होगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, किसी ऑप्शन में केवल म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई दिया होगा, किसी में यहाँ माइनस दिया होगा, बाकी गलत हो जाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब इससे अगर क्वेश्चन आता है, वहाँ पर 2 आपकी सर्कुलर कॉइल होंगी, उनकी रेडियस सपोज इसकी 2 सेंटीमीटर, इसकी 4 सेंटीमीटर, इनमें करंट 2 एम्पियर, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो बोल देगा, तो आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए। आप इतना करने में मत लगे रहना वहाँ एग्जाम में, आप इनको रिजल्ट को साथ में याद भी करिए, प्रैक्टिस करिए, डेली रिवीजन करिए। म्यू नॉट की वैल्यू आपको रखनी होगी अलग से, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7, तो म्यू नॉट को आप ले लेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये करंट आपको दिया होगा R1 R2, बाकी आपकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट होनी चाहिए, आपका आंसर जल्दी से निकल जाएगा। ठीक, आई थिंक आप समझ गए हैं। अब इसी में दूसरा केस ले लेते हैं। देखिएगा सर, करंट सेम डायरेक्शन में ही रखते हैं, इस बार करंट दोनों में क्लॉकवाइज जा रही है। ठीक, अब मैं क्या ले लेता हूं, करंट दोनों में एंटी क्लॉकवाइज, करंट रखूंगा सेम डायरेक्शन में, लेकिन करंट को अब हम क्या ले लेते हैं सर, हम ले रहे हैं साहब आपका एंटी क्लॉकवाइज। ये आप समझ जाएगा कि दोनों में करंट अब एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज करिए, पहले जो ऐसे घूम रहा है ना घड़ी की दिशा में, बदल दीजिए करंट की डायरेक्शन, इधर इधर, ये घड़ी के विपरीत, इसमें भी बदलिए, ये एरो को यहां लगा दीजिए, तो ऐसे ये घड़ी के विपरीत करंट घूम रहा है, तो इससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा साहब। देखिएगा B1 का मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 R1, R1 रेडियस की कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड है ये। डायरेक्शन देखिए, करंट की डायरेक्शन में अंगुलियां घुमाओ, अब पहले तो ऐसे घुमाया था, उस समय क्लॉकवाइज था, इस बार देखिए साहब ये हमने घुमाया तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आया, कॉपी में घुमाएंगे साहब आप ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर आएगा, यानी कि हमारी ओर आ रहा है तो डॉट, जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी ओर आ रहा है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से, तो ये आ जाएगा डॉट। ऊपर की ओर आ रहा है तो हम इसको क्या बोल देंगे, आउटवर्ड्स, आया ना आउटवर्ड्स। इसका मैग्नेटिक फील्ड भी वही आएगा बाहर की ओर, यानी कि आउटवर्ड्स, इसको भी किससे दिखाएंगे, डॉट से दिखाएंगे, ये भी वही रहेगा, आउटवर्ड्स रहेगा, मतलब यही चीज़ है, समझ लीजिए आप। अब देखिए दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी डायरेक्ट सम होगा, तो ये तो सब सम ही रहेगा, ये सब सेम आएगा, मैग्नीट्यूड सब जुड़ेगा। डायरेक्शन, रिजल्टेंट डायरेक्शन भी कहाँ आएगी, बाहर की ओर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, अगर कॉपी के हिसाब से लिखेंगे तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स की जगह पर, शायद आप लोग समझ रहे होंगे, ये आ जाएगा इस बार वर्टिकली अपवर्ड्स, और इनटू द प्लेन ऑफ पेपर नहीं आएगा, ये आ जाएगा आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, और इनवर्ड्स को हम लिख देंगे आउटवर्ड्स, और इस फॉर्म में भी ये इतना ही रहेगा, क्यों, तो मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, डायरेक्शन बदलेगी। आई थिंक आप इसको भी समझ गए होंगे, नोट कर लीजिएगा और फॉर्मूले याद करिए, शॉर्ट फॉर्मूले के लिए अलग से कॉपी बनाइए आप लोग। अब नेक्स्ट देखिए, अब इसमें हम क्या करते हैं सर, कैरिंग सेम करंट सेम डायरेक्शन तो हो गया, सेम डायरेक्शन, अब डायरेक्शन को बदल देते हैं। अब क्या कर देते हैं, इन द सेम डायरेक्शन की जगह पर मैं कर देता हूं अपोजिट डायरेक्शन, यहां पे साहब मैंने कर दिया अपोजिट, और ये एंटी क्लॉकवाइज वाला हट जाएगा, कि तो डायरेक्शन अलग अलग है। तो पहले वाले पर हम डायरेक्शन क्या करते हैं, यही रहने देते हैं जैसे है, दूसरे वाले पे डायरेक्शन बदल देते हैं, तो दूसरे वाले पे ये आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर, दूसरे पे क्लॉकवाइज है, पहले पे देखिए एंटी क्लॉकवाइज है। क्या होगा सर,
मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r1। सेंटर पे बात हो रही है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, बाहर की ओर, यानी कि डॉट वही पुराना वाला रहेगा, आउटवर्ड्स। इसका मैग्नेटिक फील्ड देखिए सर, इसमें अब क्लॉकवाइज करंट आ गया, इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, इनवर्ट्स होगा, नहीं होगा, देखिए क्लॉकवाइज करंट है इनवर्ट्स, तो इनवर्ट्स मीन्स क्रॉस। अब ये आ गया, देखिए अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल गई है, ये इनवर्ट्स आ गया साहब। तो देखिए दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो गया, एक बाहर अंदर, एक बाहर आ रहा है तो एक अंदर जा रहा है, 180 एंगल बना। तो 180 जब दो वेक्टर का रिजल्टेंट √a² + b² + 2ab cos 180 -1, तो √ के अंदर a² + b² - 2ab, यानी कि r = √a - b का होल स्क्वायर, r = a - b, यू नो वेरी वेल। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, b। अब हो जाएगा माइनस होगा, पहली बात होगा तो माइनस, लेकिन किससे किसको माइनस होगा वो देखिए, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उससे कम वाला माइनस होगा। पहले देखिए, अभी मैं कुछ नहीं कह रहा किससे कौन माइनस होगा, किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, देखिए दोनों में। देखिए साहब म्यू नॉट आई अपॉन 2 तो दोनों में सेम है, इसमें अपॉन में r1 है, इसमें अपॉन में r2 है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो कौन छोटा है, r1 या r2? r1 छोटा है, r2 बड़ा है, r1 छोटा है, तो इसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाएगा b1। इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, b1 - b2। तो क्या चेंज आएगा, यहाँ पे देखो डायरेक्शन वेक्टर नहीं लगाया इसलिए डायरेक्शन नहीं लिखी है, तो माइनस साइन आ जाएगा। तो इससे म्यू नॉट आई अपॉन 2 ही कॉमन आया, अंदर प्लस की जगह पर माइनस आ गया। डायरेक्शन देखिए कहाँ बनेगी, डायरेक्शन साहब वो बनेगी जो बड़े वाले में से आप छोटे वाले को घटा रहे हैं ना, जिसमें से घटा रहे हैं उसी की डायरेक्शन तो होगा। मान लो 2 न्यूटन फोर्स मैंने आपकी ओर लगाया, 1 न्यूटन आपने मेरी ओर लगाया, तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ की ओर लगेगा, आपकी ओर, मेरा ज़्यादा है। ऐसी जो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है वो कम वाले को कैंसिल करके उसी की डायरेक्शन में रहेगा कुछ न कुछ मैग्नेटिक फील्ड। तो जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा था उसकी ओर डायरेक्शन किसका ज़्यादा था, b1 का। तो b1 की डायरेक्शन पकड़िए, कहाँ थी b1 की डायरेक्शन, आउटवर्ड, ये वाला है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, आउटवर्ड रहेगा। तो आउटवर्ड यानी कि कॉपी के हिसाब से आप देखोगे वर्टिकली अपवर्ड्स आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, यही रह रहा है, क्यों तो b1 की डायरेक्शन यही है ना, तो इसलिए यही वाला आंसर आ गया आउटवर्ड्स। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद रहने चाहिए। क्लियर हुआ। अब सर एक और कर लेते हैं, इसमें जो सेम करंट ही हो, अपोजिट डायरेक्शन में तो हैं, लेकिन पिछली बार मैंने क्या करा है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट दी है ना, इसमें कैसे दी है, क्लॉकवाइज। अब बदल देते हैं, इसमें जो एंटी क्लॉकवाइज है ऐसे, इसको बदल दीजिए सर, इसको ऐसे कर दो क्लॉकवाइज, ये इसमें क्लॉकवाइज कर दिया। तो अब उसमें क्लॉकवाइज है, उसकी करंट को बदल दो, उसको एंटी क्लॉकवाइज कर दीजिए। मतलब आप समझ जाइए, वहाँ पर आपको करंट की डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा। बदल दिया मैंने। इस बार r1 वाले का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r1। डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी सर, ये ऐसे देखिए अंदर की ओर जा रहा है, तो फिर क्रॉस आ गया, फिर ये कहाँ आ गया, इस बार ये इनवर्ट्स आ गया। देखिए इसमें करंट ऐसा है, ये इनवर्ट्स आ गया, समझ रहे हैं। और इसमें करंट कैसे जा रहा है, ये मैंने गलत एरो लगाया है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज में ये एरो ऐसे लगेगा, समझ रहे हैं। इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इसमें क्लॉकवाइज है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, R2 रेडियस वाली बड़ी कॉइल का बात कर रहा हूँ, बड़ी कॉइल वाले का कहाँ हो जाएगा, बाहर की ओर हो जाएगा। तो B2 क्या हो जाएगा, ये डॉट हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा आउटवर्ड्स। किसका मैग्नीट्यूड होगा तो माइनस, किसका ज़्यादा है, जिसका रेडियस कम है यही ज़्यादा है, तो B1 - B2 ही होगा। ये सेम रहेगा सर। डायरेक्शन क्या होगी, जो बड़े वाले की है B1 की डायरेक्शन होगी। साहब B1 की डायरेक्शन देखिए कहाँ है, इनवर्ट्स है इस बार ये। तो नेट में B1 अंदर था, ये बाहर था, ये वाला कम है, अंदर वाला ज़्यादा है, तो रिजल्टेंट अंदर ही तो बचेगा। इसलिए कहाँ हो जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड्स न हो करके अब ये हो जाएगा इस बार वर्टिकली डाउनवर्ड्स। आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर को हम कहेंगे इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, और हम इसको बोल देंगे इनवर्ट्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या रह जाएगा, इनवर्ट्स। तो ये तो था कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर कॉइल, जब सर्कुलर कॉइल इस तरीके से रखी हो। अब इसी में नेक्स्ट करते हैं, जब सर्कुलर कॉइल सेम करंट हो लेकिन वो उनकी एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसका हमने कर लिया।
तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ टू सर्कुलर कॉइल्स, देखिए टू सर्कुलर कॉइल से ही आ जाएगा इस बार भी, टू सर्कुलर कॉइल्स एट द सेंटर ऑफ टू सर्कुलर कॉइल्स हैविंग एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप समझ जाइए, दोनों कॉइल की जो एक्सिस हो क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। एंड चलो एक बात और कर लेते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कैरिंग सेम करेंट, कैरिंग वर्ड मैंने नहीं लिखा, आप लोग समझ सकते हैं, एंड सेम करेंट है, ठीक है। डायरेक्शन वो अभी हम कह नहीं सकते कैसे होगी। अब ऐसे समझिए सर, एक सर्कुलर कॉइल जो है ना, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, एक सर्कुलर कॉइल ऐसे रखी हुई है, ऐसे कुछ इस तरीके से, ऐसे, दूसरी सर्कुलर कॉइल ऐसे रखी हुई है कुछ इस तरीके से, और दोनों का सेंटर सेम है, तो सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर हम डायग्राम को बनाने की कोशिश करें, जो ऐसे रखी हुई है उसको मैं कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये इसका कि तो हमको ऐसा वाला व्यू दिखेगा, आप समझिएगा, ये ऐसे रखी हुई है, मैं ऐसे समझाना चाह रहा हूं आपको। दूसरी सर्कुलर कॉइल जो है, जो ऐसे रखी हुई है, उसको मैं कुछ इस तरीके से बनाना चाह रहा हूं। आप बुक में डायग्राम देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, इनका मान लीजिए सेंटर एक ही है, मीन्स एक चूड़ी है कोई ऐसे रखी हुई है, एक चूड़ी ऐसे रखी हुई है, एक कॉइल ऐसे है बड़ी सी, एक कॉइल ऐसे है, सेंटर उनका सेम है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब इसमें हमको इस सेंटर पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब देखिए, करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। अब ये वाले में मान लो करंट ऐसे घूम रहा है, ऐसे ही, इस वाले में हम ऐसा मान लो ऐसे करंट घूम रहा है, आप समझिएगा डायग्राम, क्यों तो 3D पे बनेगा ना डायग्राम, ऐसे करंट अगर जा रहा है कुछ इस तरीके से, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की ओर होगा, इसका समझिए, ये वाली कॉइल, इस कॉइल, दोनों में करंट सेम है, आई करंट है, ठीक है। इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की ओर होगा, ये वाली कॉइल का, इसको कॉइल 1 कह देता हूँ, इसको कॉइल 2 कह देता हूँ। तो कॉइल 1, इसमें करंट, ये कॉइल ऐसे है ना, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर होगा, ये B1 मैग्नेटिक फील्ड है ये वाली कॉइल का। अब ये वाली कॉइल में मान लो करंट ऐसे आ रहा है, ये कॉइल ऐसे रखी हुई है ना, इसमें ऐसे आ रहा है करंट कुछ इस तरीके से, यानी कि ये यहाँ पे वहाँ से आ रहा है, वो इसको मैं डॉट डॉट से दिखा देता हूँ, ये पोर्शन हमको नहीं दिख रहा है, ये पीछे का पोर्शन है, आप समझिए ज़रा डायग्राम को, ये हमको नहीं दिखेगा ना, वो पीछे है तो हमको नहीं दिखेगा। मान लीजिए ऐसे आ रहा है इसमें करंट, इसमें करंट अगर ऐसे आ रहा हो तो करंट की डायरेक्शन में थंब है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, इधर, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड B2 इधर आ जाएगा, समझ गए। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, आपने देखा है नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बी नेट
√2 टाइम्स ऑफ बी, यानी कि बी नेट बराबर √2 टाइम्स ऑफ बी। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू एनी वन कॉइल। यस और नो? बी क्या है? मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझिए, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू एनी वन कॉइल। और कितना होगा? μ0I/2r होगा। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें सर तो √2 टाइम्स और हो जाएगा इसमें μ0I/2r, यही तो होगा। अब वो ऑप्शन आपको कैसे देगा? वो ऑप्शन √2 μ0I/2r या तो ये दे देगा या √2 से 2 को काट दो, √2 टाइम्स, तो बी नेट कितना हो जाएगा? μ0I/√2r को, यानी कि r√2 ऐसे भी लिख सकते हैं, वो तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी tan थीटा b2/b1, लेकिन हमको सीधे सीधे पता है कि जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो कहाँ से जाता है? ठीक बीच से जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा आपके पास? ये थीटा कितना आएगा इस समय? 45 डिग्री आएगा, नहीं आएगा? तो ये फॉर्मूले को भी आप नोट करिएगा कि अगर दो सेम रेडियस की सर्कुलर कॉइल हैं और उनमें सेम करंट जा रहा हो और उनकी एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो सेंटर पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो √2 टाइम्स हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू एनी वन कॉइल, दैट इज μ0I/2r। तो इतना ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हो जाएगा। तो अब इसी पर नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो सर्कुलर कॉइल के कुछ मैंने केस लेते हैं, अभी हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं कि तो क्वेश्चन इस टाइप के बनेंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पर देखता हूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क। अगर किसी आर्क के कारण हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है, तो उससे भी हमारे क्वेश्चन बनेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क, ठीक है, अगर मैं शॉर्ट में लिखूं, आर्क के फॉर्म में हो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क। मान लीजिए कोई सर्कुलर आर्क है, उसके कारण उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखिए सर, समझिएगा, मान लीजिए ये किसी सर्कल का ही कोई आर्क टाइप का है, मान लीजिए इससे कोई सर्कल बनेगा सपोज, ठीक है, सर्कुलर लग भी नहीं रहा है तो मान लीजिए, बहुत सारी चीज़ें तो हम फिजिक्स में मान के क्या क्या नहीं कर देते हैं। थोड़ा आपको समझाने के लिए सर, समझाने के लिए थोड़ा दूर ले रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, अगर पॉइंट नज़दीक ले लूँगा तो मुझे समझाने में दिक्कत होगी, ठीक है, लगभग डायग्राम, ठीक है। मान लीजिए ये सर्कुलर आर्क बहुत बड़ा सर्कुलर आर्क है, समझ लीजिए आप, मैं इसको थोड़ा सा ऐसा शेप दे देता तो और बढ़िया रहता, कुछ इस तरीके से ज़्यादा बड़ा सर्कुलर आर्क होता। वीडियो हमारी लंबी हो जा रही है, आप मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करना सर। ये है कोई सर्कुलर आर्क, ठीक है, नहीं तो आप कहेंगे डायग्राम गलत बना दिया, उस पर मत जाइएगा, ये ठीक है, ये कोई सर्कुलर आर्क है, बहुत बड़ा सर्कुलर आर्क है। अब तो क्लियर है, अब इसका सेंटर लगभग यहाँ लग रहा होगा आपको। तो अब हमें क्या करना है, इस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट O पर, इस पूरे आर्क के कारण। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप ये काम करना एग्जाम में, ये सर्कुलर आर्क के ये एंड है, मान लो A और B दो एंड हैं, ये A एंड से और इस B एंड से इसको ज्वाइन कर देना, और मान लो ये एंगल थीटा सब्सटेंड कर रहा है। ये आर्क के दो पॉइंट ध्यान दीजिएगा, A और B पॉइंट, यहाँ पे सेंटर पे एक एंगल थीटा बना रहे। अब बायो सेवार्ट लॉ से मान लो मैं इसमें छोटा सा dl ले लेता हूँ, छोटा सा मैं क्या ले लेता हूँ, एक करंट, मान लो इसमें करंट ऐसे जा रहा है, मान लेते हैं इस सर्कुलर आर में करंट इधर की ओर है, ठीक है, I, और इतना सा मैंने ये ले लिया dl ले लिया सर, करंट एलिमेंट, ठीक है। तो ये करंट एलिमेंट से ये इतनी इसकी लेंथ है, और सपोज यहाँ पर जो एंगल बना, ये करंट एलिमेंट, ये छोटा सा जो एलिमेंट यहाँ पे एंगल बना रहा है सर, ये सपोज डी थीटा एंगल बना रहा है, तो क्या होगा, बायो सेवार्ट लॉ क्या कहता है, इसके कारण जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं साहब, μ0/4π/I/dl sin θ/r² होगा। अब यहाँ पर जो थीटा होता है dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच का एंगल होता है, ये इस सर्कुलर आर्क की रेडियस भी तो होगी,
आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल, चाहे यहाँ सर्कुलर आर यहाँ मिला दो, आर यहाँ मिला दो, यहाँ प्रॉपर सर्कल है तो आर सेम रहेगा ना इसका। और तो आर ये है पोजीशन वेक्टर, ये डीएल से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो डीएल से आर ये है, समझ रहे हैं। तो डीएल और आर के बीच में सर्कल वाले केस में ये एंगल कितना बनेगा, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में पोजीशन वेक्टर में ये कितना बनेगा 90। तो ये कितना हो जाएगा सर, जल्दी से देखिए, ये हो जाएगा साहब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 91 अपॉन आर स्क्वायर। तो इतने डीएल के कारण मेरे को मैग्नेटिक फील्ड सर मिल चुका है। मुझे पूरे आर्क के कारण निकालना है, पूरे आर्क के कारण निकालना है तो इंटीग्रेशन करूंगा। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल आर्क, लिख नहीं रहा हूं आप लिख लेना, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल आर्क, पूरे आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड, इंटीग्रेशन इस चीज़ का। जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो सर म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, 4 पाई कॉन्स्टेंट है, आई कॉन्स्टेंट है, आर ये रेडियस भी कॉन्स्टेंट है, तो आर स्क्वायर ये सब इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। वेरी क्या करेगा सर, डीएल करेगा, डीएल 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 तो जुड़ेगा। अब ये डीएल कितना होगा मुझे करेक्ट नहीं पता कितना डीएल होगा। तो देखिए डीएल को मैं किसके फॉर्म में लिखूं, आपने देखा है एक फॉर्मूला एंगल इक्वल टू, आपने पढ़ा है आर्क अपॉन रेडियस, पढ़ा है ना। तो यहां पर देखिए एंगल कितना बन रहा है, इस केस में डी थीटा बन रहा है। आर्क कितना है, ये वाला आर्क देखिए यहाँ पर, अब जो मैंने करंट एलिमेंट लिया उसकी लंबाई, ये भी तो एक आर्क ही है, डीएल, और रेडियस क्या है आर। तो एंगल डी थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ, डीएल अपॉन आर लिख सकता हूँ सर। तो यहाँ से डीएल क्या बन जाएगा, डीएल बराबर आर डी थीटा बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटीग्रेशन डीएल की जगह पर साहब आर डी थीटा रख दीजिएगा। तो क्या बन जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ आर डी थीटा। आर को फिर बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है सर, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, इसी से आगे लिख दे रहा हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आर से सर इसकी खोपड़ी को शार्प कर दीजिए, आर से इसकी खोपड़ी शार्प, जो बचेगा अजगर, आर से इसकी खोपड़ी शार्प हुई तो नीचे केवल आर बचा, आर और इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा बचेगा ना अंदर, सॉरी एक आई भी तो है, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा कितना हो जाएगा, देखिए डी थीटा वेरी करेगा, जैसे जैसे डीएल बढ़ेगा तो देखिए सर डी थीटा भी बढ़ेगा, और यहाँ तक पहुँचे तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, डी थीटा बढ़ के थीटा हो जाएगा पूरा एंगल। तो डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या है, थीटा। तो सर्कुलर आर्क के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई थीटा अपॉन आर, आप इसको ऐसे करके याद रख लेना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई थीटा अपॉन आर। ध्यान रखना थीटा जो है सर आर्क के द्वारा अंदर की ओर बनाया गया एंगल है, आर्क के दो किनारों के द्वारा, आर्क के दो किनारों के द्वारा बनाया गया एंगल है, समझना, आर्क के दो किनारों के द्वारा बनाया गया एंगल होता है थीटा। और थीटा को आप डिग्री में नहीं रखेंगे, थीटा यहाँ पर किस में होगा, थीटा अगर डिग्री में दिया हो तो ध्यान रखना आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, और आपको बहुत अच्छे से पता है 180 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, पाई रेडियन बोलते हैं सर, बोलते नहीं बोलते हैं। तो ये होता है किसी सर्कुलर आर्क, अगर वो आर्क के दो किनारे सेंटर पर थीटा एंगल बना रहे हो तो सर कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई थीटा अपॉन आर। अब इसके बेस पर मैं देखता हूँ वीडियो हमारी कितनी लंबी हो गई है, 28 मिनट हो गई है, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो साहब यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए क्या कह रहा है, सर्कुलर सेगमेंट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर है इसकी, सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट इट्स सेंटर। देखो दिख रहा है कि सर्कुलर आर्क है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और ये आर्क के दो किनारे इसके सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अ करंट ऑफ 3 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू इट, इससे 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर सी ऑफ द सेगमेंट, इस सेंटर सेगमेंट के सेंटर सी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, 3.14 मिली टेस्ला इनवर्ड, 3.14 मिली टेस्ला आउटवर्ड एंड 3.14 माइक्रो टेस्ला इनवर्ड और 3.14 माइक्रो टेस्ला आउटवर्ड। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं होगा, देखो ये दिखने में बड़े बड़े होते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे केवल सर्कुलर सेगमेंट नहीं है, एक वायर भी दिख रही है, ये स्ट्रेट वायर है, ये देखिए। तो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर बता चुका हूँ, आप उनमें जाइए, बायो सेवार्ड लॉ के एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया था, ये जो वायर वाला पोर्शन है ना, ये वायर वाले पोर्शन का भी तो इफेक्ट पड़ेगा,
अलग क्वेश्चन में पढ़ सकता है, यहाँ उसको हमको चेक जरूर करना होगा उसका इफेक्ट पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ये वायर वाले पोर्शन के लिए इस पॉइंट की क्या पोजीशन है वो देखिए पहले, सी पॉइंट के लिए, सेगमेंट तो बाद में करेंगे। ये वायर के अलोंग द वायर ही तो है, वायर के एक्सिस में ही तो है, वायर के एक्सिस के अलोंग है, यानी कि वायर के सीध में ही ये है। तो अलोंग द वायर मैंने बताया था को थीटा 0 हो जाता था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 को याद करिए, फाई 1 फाई 2 0 होते थे, प्रीवियस लेक्चर देखिए। तो मैग्नेटिक फील्ड 0 अलोंग द वायर, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। लेकिन हम आगे जो क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उनमें ये वायर वाले पोर्शन का भी इफेक्ट पड़ेगा, आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहली बात ये वायर वाले पोर्शन का यहाँ 0 हो गया, इनको चेक करना मत भूलना। अब ये सर्कुलर आर्क है, सर्कुलर आर्क के कारण आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। सर्कुलर आर्क के कारण क्या फॉर्मूला था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई थीटा अपॉन आर। ध्यान दीजिए मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाती है, 10⁻⁷, लेकिन आप पूरी वीडियो को देखिएगा, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। आई करंट कितना दिया है, डायरेक्ट यहाँ से उठा रहा हूँ 3 एम्पियर, 10⁻⁷ तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पूरे की वैल्यू आई इंटू करेंट 3 थीटा। ध्यान दीजिएगा आर्क के दोनों एंगल से ही ये थीटा होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन में कैसे फंसाता है देखिए, वो ऐसा बनाता है सर्कुलर आर्क, ये ऐसा बनेगा, डायग्राम देखिएगा आप, कभी ऐसा बनेगा, फिर उसके बाद से ये बनाएगा, ये बनाएगा, इसको आगे खींच देगा, इसको भी आगे खींच देगा, इसमें करंट दे दिया मान लो 2 एम्पियर या आई करंट जा रहा है इसमें कुछ, ठीक है, ऐसे फंसाता है वो एग्जाम में। ये एंगल 90 बन रहा है, ये एंगल यहाँ पर आपको 90 भी बना के देगा बढ़िया करके, आपसे कहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड निकालो इसके सेंटर पर, बीच में इस क्वेश्चन को ले रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है ये स्ट्रेट वायर के द्वारा बनाया गया एंगल है सेंटर पर। क्या आर्क के 2 पॉइंट, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी के द्वारा बनाया गया एंगल है क्या इस सेंटर पे? नहीं है, ये थीटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, थीटा वो वाला है जो आर्क के 2 किनारों के द्वारा बनाया गया एंगल। आर्क का ये आर्क के 2 किनारे कौन सा एंगल बनाएंगे, ये वाला एंगल बना रहे हैं हम। वहाँ जल्दबाजी में थीटा 90 ले लेंगे, उसके अकॉर्डिंग भी एक ऑप्शन होगा गलत होगा। ये पूरा सर्कल में कितना बनता है 360, तो ये एंगल कितना होगा 270 होगा। वैसे भी देखो सर्कुलर, इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे पूछ दो, मान लो मैग्नेटिक फील्ड आर रेडियस की सर्कुलर कॉइल का कोई सेगमेंट है बोलेगा ये, तो ये 270 अगर 360 पूरा एंगल हो जाता तो कितना हो जाता मैग्नेटिक फील्ड, बीच में इस क्वेश्चन को ले रहा हूँ, डोंट माइंड, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r हो जाता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r अगर n नहीं है तो, ठीक है। ये कितना पोर्शन है इस पूरे सर्कुलर कॉइल का 3/4, अरे भाई 3/4 हिस्सा है 270, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इस आर्क के कारण सेंटर पर, ये तो बी सेंटर होता है, इस आर्क के कारण हो जाएगा 3/4 ऑफ बी सेंटर, इसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। लेकिन एंगल की बात कर रहा था मैं, एंगल ये 90 मत ले लेना, वहाँ गलत हो जाएगा। इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, इस फॉर्मूले में रखोगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई थीटा अपॉन आर, थीटा 270 रखोगे, अरे बात समझना, रेडियन में आप कन्वर्ट कर लेंगे, आई थिंक 3π/2 या जो भी होगा उसकी वैल्यू, इतना रटता कौन है, हम निकालेंगे। तो एंगल की बात कर रहा था, तो एंगल यहाँ पर तो सीधा सीधा है, यहाँ आर्क के 2 किनारों के द्वारा एंगल कितना बन रहा है 60, यहाँ ज़्यादा डाउट नहीं है। तो थीटा को 60 डिग्री तो नहीं लिखूंगा, किस में कन्वर्ट करूंगा, रेडियन में। आप सभी को पता है 60 डिग्री कितना होता है π/3 होता है, कैसे, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180, 60 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 इंटू 60। अब कोई कहेगा सर आप इतनी बेसिक सी चीज़ें क्यों लिख रहे हो, कोई ऐसा भी हो सकता है जो बहुत बेसिक से बहुत लंबे समय बाद, बहुत लंबे वर्षों के बाद तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, तो ये कितना आएगा π/3, ठीक है, जल्दी से हमने निपटा दिया। तो थीटा की जगह पर आ गया π/3, आर भी तो अपॉन में आएगा, ये थीटा का अगर आपको ऐसा हो रहा है तो π/3 ऊपर ही लिख दिया, होल अपॉन आर कितना है 10 सेंटीमीटर। ध्यान दो 10 मत लिख देना, 10 करके सॉल्व करोगे वहाँ एक ऑप्शन भी मिल जाएगा 10 के हिसाब से ही, इतना खतरनाक पेपर बनता है। 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 0.1 मीटर, 10/100 हो जाएगा, समझ रहे हैं, यानी कि 0.1 हो गया सीधे सीधे हमारे पास, 10 × 10⁻⁻²। तो देखिएगा, तो b = यहाँ से कितना है, सारी वैल्यू हमने रख ली, ये 3 से ये 3 भी कट गया, तो हमारे पास क्या बचा पाई, और ये 0.1 ना,
ये 0 देखिए 10 सेंटीमीटर था तो 10 सेंटीमीटर को 10 इंटू 10 की पावर -2 कर दिया हमने। 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, 100 को ऊपर ले गए 10 की पावर -2। ये अब कितना बना 0.1 ही आया, 10 की पावर -2 और 10 कितना हो गया 10 की पावर -1, यानी कि 0.1 को 10 की पावर -1 भी ले सकते थे। अब ऊपर ले जा लो तो ऊपर एक तो पाई बचा, पाई इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -6 बचेगा और पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, तो 3.14 इंटू 10 की पावर -6 इतना टेस्ला। लेकिन हमको ऑप्शन टेस्ला में तो दिया नहीं है और आप लोग जानते हो 1 टेस्ला मीन्स सीधी सीधी मैं बात करूं इतना कुछ बताने का, माइक्रो क्या होता है 10 की पावर -6 होता है सीधे सीधे, मिली होता है 10 की पावर -3, तो 3.14 माइक्रो टेस्ला। ये अब 3.14 माइक्रो टेस्ला के 2 ऑप्शन दिख गए। अब डायरेक्शन पे जाओ, अब डायरेक्शन मैंने आपको बता रखा है, सर्कुलर आर्क है तो ऐसे हाथ घुमा दो, एक या तो ऐसे हाथ घुमा के निकाल लीजिए, ऐसे हाथ इसमें ऐसे ही घूमेगा, इसके अकॉर्डिंग इनवर्ट जा रहा है, या फिर मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखिए, बाकी 4 अंगुलियों को उस पॉइंट की ओर रखिए जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये रखा मैंने करंट की डायरेक्शन में, देखिए करंट इधर जा रहा है, करंट की डायरेक्शन में रखा, पॉइंट नीचे है सी पॉइंट, इससे भी देखो मैग्नेटिक वहाँ से 90 घुमाइए मैग्नेटिक फील्ड अंदर, या फिर सर्कुलर दिख रहा है तो करंट की डायरेक्शन में घुमा दो मैग्नेटिक फील्ड अंदर। आपकी कॉपी के अनुसार पेपर बनेगा, वहाँ कॉपी में ऐसे बना होगा, ऐसे घुमाएंगे तो नीचे की ओर, यानी कि कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा इनवर्ट्स। ठीक है, इनवर्ट्स तो ये है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा अभी बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं लेक्चरर के एग्जाम में जो डायरेक्ट फार्मूला बेस होंगे। ठीक है, तो मेरा प्रयास है अब इसमें जैसा भी आप लोगों को लग रहा है आप लोग कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, देखिएगा वायर ऐसे बेंड हुआ हो, ठीक है, या वायर यहाँ से करंट ऐसे घूम गया हो, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। हम डिफरेंट टाइप के नेक्स्ट उसमें हम बायो-सवार्ट की एप्लीकेशन के बेस पे न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।